गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारी 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस साल की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, तो लगभग 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। अब ये हिंदी में बात क्यों कर रहे हैं, तो ये वीडियो मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज होने वाला है, ताकि हमारे मराठी मीडियम के स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ये अंडरस्टैंड कर सके। ओके, जो टाइम टू टाइम में कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए, अगर मराठी में अलग इंग्लिश में अलग, मैं बताता जाऊंगा। ओके, इस साल हम क्या पढ़ेंगे, 14th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक, मतलब 14वें शतक से 19वें शतक, हा 500 वर्षाचा मीन्स 500 इयर्स का जो स्पैन है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इस 500 से में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, यूरोप से लेके आफ्टर कोल्ड वॉर म्हणजे शीतयुद्धाच्या नंतरचा कालखंड आपण या 500 वर्षामध्ये अभ्यासणार आहोत। तो अभ्यासत असताना आपल्याला एक गोष्टीची जाणीव आहे की इतिहास मीन्स हिस्ट्री डिवायडेड इन 3 ग्रुप्स, इतिहास 3 कालखंडामध्ये विभागलेला आहे। कोणते 3 कालखंड, फर्स्ट एन्शियंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री अँड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री, म्हणजे प्राचीन कालखंड, मध्ययुगीन कालखंड आणि आधुनिक कालखंड। आपण अभ्यासायला चालू करणार आहोत मध्ययुगीन कालखंडाचा शेवटचा टप्पा मीन्स 14th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी के टाइम तक हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। म्हणजे 14वे ते 19वें शतक आपण या कालखंडामध्ये पाहणार आहोत। आता आपल्याला प्रामुख्याने कुठून अभ्यास करायचा आहे, तर 1450 नंतर ते 1990 मीन्स 1450 टू 1990 के बीच का जो पीरियड है, यहां तक हम पढ़ने वाले हैं। अब इस किताब का फर्स्ट यूनिट है हमारा युरोपातील प्रबोधन आणि विज्ञानाचा विकास, मीन्स इंग्लिश में हम पढ़ेंगे रिनाइसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिनाइसेंस, यानी कि प्रबोधन। प्रबोधन यानी क्या, ये फर्स्ट क्लियर करना चाहिए हमें। तो प्रबोधन में क्या आता है, प्रबोधन में आता है जो मेडिवल पीरियड में जो भी चेंजेस होना स्टार्ट हुए उसके बेस एक मॉडर्न एज स्टार्ट होता है, मीन्स न्यू सिस्टम स्टार्ट होती है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। मीन्स मॉडर्न एज के एक फाउंडिंग या आधुनिक युगाचा पाया घालण्याचं काम या प्रबोधन युगामध्ये आले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हुई है जिसकी वजह से प्रबोधन हम सीख सकते, मीन्स प्रबोधन हुआ है या रिनाइसेंस हुए। फर्स्ट क्या हुआ है, धर्म सुधारना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिलीजियस रिफॉर्मेशन। यानी क्या, जो भी ग्रीक रोमन कल्चर था या जो भी रिलीजियस कंडीशन थी, कहाँ पे, यूरोप में, बेसिकली यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए हैं रोमन ग्रीक कल्चर में या उनकी वहां पे जो भी रिलीजियस लाइफ है उसमें चेंजेस होने का काम मीन्स 14th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जो प्रबोधन में काउंट किया जाता है। सेकंड क्या हुआ इस पीरियड में, भौगोलिक शोध। भौगोलिक शोध मतलब क्या है, अननोन लैंड डिस्कवर किए। भौगोलिक दुसरं का प्रबोधन युगात घडलेली महत्वाची गोष्ट कोणती है, भौगोलिक शोध, यानी अननोन लैंड डिस्कवर किए। हमने पढ़ा है इंडिया किसने ढूंढ की निकाली है, अमेरिका किसने ढूंढ की निकाली, वेस्ट इंडीज जो आइसलैंड से वो किसने ढूंढ की निकाली, वो कब हुए पूरी चीजें, तो प्रबोधन मीन्स रिनाइसेंस पीरियड में हुए। और तीसरी बात हुई है प्रबोधन पीरियड में कला, स्थापत्य एंड साहित्य, यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ये तीनों चीजों में चेंजेस हुए हैं रिनाइसेंस यानी प्रबोधन पीरियड में। मीन्स कला, जो ओल्ड मेडिवल पीरियड में जो भी कला थी, आर्ट थी, उसमें चेंजेस आए।
आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आए और लिटरेचर में भी चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए या हम टाइम टू टाइम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। कला मीन्स पेंटिंग स्टार्ट हुई, बेसिकली स्थापत्य मीन्स न्यू टाइप के आर्किटेक्चर या स्थापत्य सिस्टम स्टार्ट हुई। लिटरेचर पोएम लिखी जाने लगी, इपिक लिखे जाने लगे। ये सारी चीजें प्रबोधन या रिनाइसेंस पीरियड में हुई है। इस वजह से प्रबोधन या रिनाइसेंस पीरियड में कौन सी 3 बातें हुई है ये हमें पता करना है, क्योंकि प्रबोधन को ही कहा जाता है सोशल रिफॉर्मर्स या न्यू चेंजेस जो सिस्टम में हुए उस पीरियड में, जिसके बेस मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ है। अब प्रबोधन स्टार्ट क्यों हुआ है इसके बारे में हमें पढ़ना है, या उसके पहले की कंडीशन क्या थी इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके लिए हमें सबसे आगे का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ना है, धर्म युद्ध। उसे इंग्लिश में हम कहेंगे क्रूसेड्स। धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स। धर्म युद्ध यानी क्या होता है, 2 रिलीजियस में अगर किसी रिलीजियस प्लेस के ऊपर या किसी रिलीजियस इशू के ऊपर कोई वॉर होता है उसे कहा जाता है धर्म युद्ध या क्रूसेड्स। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है। अब ये कोई भी 2 रिलीजन हो सकती है। अब यहाँ पे हम जो धर्म युद्ध या क्रूसेड्स पढ़ेंगे इसकी रीजन है जेरूसलेम एंड बेथलहम। ये जो 2 सिटीज हैं इनकी वजह से ये रिलीजियस फाइट्स हुए, क्रूसेडर्स हुए, धर्म युद्ध हुए। क्यों? जेरूसलेम एंड बेथलहम जो 2 सिटीज हैं ये क्या कर रही है, ये इंपॉर्टेंस है। किसे इंपॉर्टेंस है? जू, क्रिश्चियन एंड इस्लाम। किसे इंपॉर्टेंस है 2 सिटीज, जेरूसलेम बेथलहम, जू रिलीजियस पीपल, क्रिश्चियन रिलीजियस पीपल एंड इस्लाम रिलीजियस पीपल। इन दोनों की, ये तीनों की क्या कह सकते हैं, तीनों के लिए इंपॉर्टेंस है जेरूसलेम। तीनों रिलीजियस की इंपॉर्टेंस देते हैं इन दोनों सिटीज को। जिसके ऊपर इस वजह से तीनों रिलीजियस हमेशा चाहते थे कि दोनों सिटीज उनके अंडर हो। ये एक बात समझ ले। अब यहाँ पे वॉर किसके बीच हुआ है, जो अलग हो गए, उनकी पावर नहीं थी, उन्होंने इसकी वजह से कोई फाइट नहीं की। अब फाइट हुई है क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम रिलीजियस। इसके बीच में हुई है क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम रिलीजियस। अब इनके बीच कितने टाइम्स फाइट हुई है, वॉर्स हुए 9 टाइम्स। 9 बार धर्म युद्ध हुई। कितने बार? 9 बार धर्म युद्ध हुए। ये कब से स्टार्ट होते हैं, तो 196 यानी सी, याद रखना, सी भी याद इंपॉर्टेंस है, यानी कि 1096 ईस्वी सन पहिलं धर्मयुद्ध, फर्स्ट क्रूसेडर्स या धर्मयुद्ध कब हुआ है, तो 1096 में फर्स्ट क्रूसेडर्स हुआ है, और यानी कि 1096 साली पहिलं धर्मयुद्ध। टोटल 9 हुए और इसमें एवरी टाइम कौन जीता है, इस्लाम रिलीजन। इस्लाम धर्म या इस्लाम रिलीजियस को विक्ट्री मिली। यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे हिसाब से इसको इस टाइम में पढ़ लिया ताकि आगे जाते समय हमें इजी हो। अभी इस्लाम रिलीजियस 9 टाइम्स और हुए, 9 बार इस्लाम रिलीजियस को विक्ट्री मिली। अब ये इतना ही समझ में आया। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है ये पॉइंट लिख के लेना है तो आप लिख लो ताकि आपको नोट्स निकालना इजी हो जाए। उसके बाद देखना है धर्म युद्ध या क्रूसेडर्स को सपोर्ट किसने किया, मतलब पाठिंबा, सपोर्ट किसने किया। इसमें भी 3-4 लोग हैं जिन्होंने धर्म युद्ध को या क्रूसेडर्स को सपोर्ट किया है। फर्स्ट है पोप। अब पोप यानी कौन होता है,
क्रिश्चियन रिलीजियस में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस गुरु होता है उसे कहा जाता है पोप। ये कहाँ पे होता है? इटली के वैटिकन सिटी में रहने वाला जो भी रिलीजियस पर्सन होता है, सबसे हायर अथॉरिटी कह सकते हैं क्रिश्चियन रिलीजियस में, होता है पोप। और पोप ने सपोर्ट किया है धर्म युद्धों को। अब इन्होंने क्या सपोर्ट किया है? जो उस पीरियड के आम लोग थे उनके लिए कुछ डिक्लेरेशन किए। क्या डिक्लेरेशन? कुछ काही सवलती दिल्या। डिक्लेरेशन यानी क्या? काही सवलती दिल्या। मराठीमध्ये एक शब्द लक्षात ठेवायचा, पापशालन। काय शब्द आहे? पापशालन। पापशालन म्हणजे काय? पोपने सवलत दिली। काय दिली? पापशालन। पापशालन म्हणजे काय? तर या ठिकाणी पापशालन म्हणजे तुम्ही जी पाप केली, जर तुम्ही धर्मयुद्धामध्ये भाग घेतला तर तुम्हाला तुमच्या पापातून मुक्तता भेटेल आणि तुम्ही लवकर स्वर्ग प्राप्ति करता। ये पापशालन। और इंग्लिश में क्या है? जो भी आपने गलत काम किए हैं उससे आपको फॉरगिव दिया जाएगा और डायरेक्टली आपको हेवन भेजा जाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन किसने किया है? पोप ने। तो फर्स्ट सपोर्ट किसने किया है? धर्म युद्धों को या क्रूसेडर्स को सपोर्ट किसने किया है? पोप। सेकंड है रोमन सम्राट, यानी कि रोमन एम्पायर। रोमन सम्राट या रोमन एम्पायर ने इनको सपोर्ट किया। क्यों? तो उन्होंने धर्म युद्ध लड़ना था या यानी कि क्रूसेडर्स लड़ना था? नहीं, तो उनके कुछ पर्सनल इश्यू यहाँ पे थे। क्या थे? पर्सनल इश्यूज थे। क्या थे पर्सनल इश्यू? उनको सीरिया कैप्चर करना था। क्या कैप्चर करना था? सीरिया एंड एशिया माइनर। जो मेन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज के पास थी, उनको कैप्चर करना चाहते थे। कौन? रोमन सम्राट या रोमन एम्पायर। इसी के वजह से रोमन एम्पायर ने सपोर्ट किसे किया है? क्रूसेडर्स या धर्म युद्धों को सपोर्ट किया है। थर्ड सपोर्ट किसने किया है? व्यापारी यानी मर्चेंट ने सपोर्ट किया। कि व्यापारी या मर्चेंट कहां से बिलोंग करने वाले थे? कि इटली के व्हीनस एंड जिनीवा सिटी से बिलोंग करने वाले रिच मर्चंट आहे। हे खूप गर्भ श्रीमंत व्यापारी आहे ज्यांनी सपोर्ट केलाय कशाला? धर्मयुद्धाला। का केला? तर उसका भी एक रीजन है, क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? तो उनको मेडिवल एशिया में जो ट्रेडिंग स्पॉट्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्पॉट्स थे, वो कैप्चर करना चाहते थे, वहां से ट्रेडिंग करना चाहते थे ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिले। तर जास्तीत जास्त फायद्यासाठी या व्यापाऱ्यांनी कोणाला सपोर्ट केलाय? धर्मयुद्धांना सपोर्ट करण्याचं काम केले। मग धर्मयुद्धाचे पाठीराखे मीन्स सपोर्ट किसने किया? याद रखना है, पोप। सेकंड रोमन एम्पायर यानी रोमन सम्राट। थर्ड व्यापारी यानी रिच मर्चेंट। लेकिन कहां से ये बिलोंग करने वाले? व्हीनस एंड जेनीवा जो इटली में, वहां के लोगों ने या मर्चेंट ने सपोर्ट किया है क्रूसेडर्स को। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब यहां पे आगे देखना क्या है? अपयश। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है हमें? अपयश यानी फेलियर। इस धर्म युद्ध में या क्रूसेडर्स में अपयश या फेलियर देखने, लेकिन किसके अपयश या फेलियर देखने हैं? तो क्रिश्चियन रिलीजियस की। क्यों? तो हारे तो वही है, तो उनके बारे में उनकी ही अपयश या फेलियर के रीजंस हमें ढूंढने हैं। तो ऐसे 5 रीजंस है। कितने हैं? 5। अब इसमें फर्स्ट क्या है? पोप। यहाँ पे फिर एक बार पोप आया और सम्राट। फर्स्ट रीजन क्या है? पोप और सम्राट। सम्राट कौन सा? रोमन का। पोप ने क्या चाहता था? उसकी वो जो 2 सिटीज अगर उसके हाथ में आ जाए तो रिलीजियस स्प्रेड करना इजी हो। सेम टाइम रोमन सम्राट क्या चाहता था? तो रोमन सम्राट चाहता था कि उसको जो भी सीरिया एशिया माइनर है कैप्चर कर। उनके जो माइंडसेट थे उन नैरो माइंडसेट, क्या है इंग्लिश में? पोप और सम्राट के या एम्पायर के माइंडसेट कैसे?
नैरो है, इस वजह से ही क्रुसेडर्स में वो हार चुके हैं। यहाँ पे याद रखना, मीन्स पोपचा आणि सम्राटांचा संकुचित हेतू म्हणजेच पोप एंड एम्पायर का नैरो माइंडसेट, यहाँ पे फेलियर का फर्स्ट रीजन पड़ा है। सेकंड है, या रीजन है धर्म श्रद्धेची कमतरता। धर्म श्रद्धेची कमतरता म्हणजे काय, लैक ऑफ रिलीजियस फेथ। यहाँ पे सिर्फ अपने जो भी पुराने किए हुए गलत काम ठीक करने के लिए, डायरेक्टली हेवन जाने के लिए लोगों ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो वही सिर्फ एक ही रीजन की वजह से इन्हें पार्टिसिपेट हुए थे। इस वजह मतलब क्या है, जो उनके ऊपर रिलीजियस के ऊपर का जो फेथ है वो कम था, इस वजह से इस वॉर में 9 टाइम के वॉर में क्रिश्चियन रिलीजियस को यहाँ पे हार देखनी पड़ी। सेम टाइम और एक क्या है, एक थर्ड रीजन एकीचा अभाव। अपन इतिहास शिकत असताना बहुत बार हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ पे यूनिटी न होने की वजह से बहुत बार हम हार चुके हैं। इंडिया में भी अदर कंट्रीज के पीपल्स आते हैं, इंडिया में रूल करके चले गए, लेकिन क्यों ये पॉसिबल हुआ, तो इंडिया में भी यूनिटी नहीं थी। सेम यहाँ पे भी है, यूनिटी नहीं हुई। यूनिटी किसके बीच, जो भी पार्टिसिपेट हुए एम्पायर्स थे उनमें यूनिटी नहीं थी। मीन्स रोमन था, जर्मन, फ्रेंच, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के एम्पायर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पे उनमें यूनिटी नहीं थी। लैक ऑफ यूनिटी होने की वजह से यहाँ पे उनको हार का मुंह देखना पड़ता। फोर्थ रीजन है यहाँ पे पोप व जर्मन सम्राट, पोप एंड जर्मन एम्पायर के बीच का प्रॉब्लम क्या था। पोप और जर्मन का जो भी एम्पायर था, इन दोनों के बीच में कुछ रीजन की वजह से झगड़ा होता था, जिसका इम्पैक्ट कहां पे पड़ा है, धर्म युद्ध या क्रूसेडर्स पे पड़ा है। अगर जर्मनी की पूरी ताकत से अगर वो क्रूसेडर्स में पार्टिसिपेट होती तो कभी ना कभी क्या होता, तो विक्ट्री मिल जाती किसे, क्रिश्चियन रिलीजन को। लेकिन यहाँ पे पोप एंड जर्मन सम्राट के बीच कुछ रीजन की वजह से हमेशा झगड़ा होता था। क्या रीजन, कुछ रीजन की वजह से प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से जर्मन सम्राट के, पोप और जर्मन सम्राटातलं वितुष्ट म्हणजेच पोप और जर्मन एम्पायर के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन था, इस वजह से यहाँ पे हार मिली है क्रिश्चियन रिलीजियस को। लास्ट का पॉइंट है बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन राजे ठीक नहीं, सम्राट। जो बाइजेंटाइन के सम्राट थे उनको कॉर्पोरेशन नहीं मिला था, किसे, पोप को भी नहीं मिला, रोमन एम्पायर को भी नहीं मिला, और सेम टाइम जर्मन एम्पायर को भी उनका सपोर्ट नहीं मिला। ये बाइजेंटाइन कहां पे है, तो ईस्ट एशिया में है। कहां पे, ईस्ट एशिया में। ईस्ट और वेस्ट के लोगों में कॉर्पोरेशन नहीं बढ़ा, इस वजह से बाइजेंटाइन के साथ उनका कॉर्पोरेशन में सहकार्य पश्चिमानी पूर्व युरोपातील राज्यांमध्ये सहकार्य न झाल्यामुळे या ठिकाणी अपयश निर्माण झालेला आहे क्रूसेडर्स। ये याद में रखना है, अपयश फेलियर की रीजन से पोप एंड रोमन एम्पायर, धर्म श्रद्धेची कमतरता मीन्स लैक ऑफ द रिलीजियस फेथ, एकीचा अभाव मीन्स लैक ऑफ यूनिटी, पोप एंड जर्मन एम्पायर के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन है, और लास्ट में बाइजेंटाइन सम्राट के साथ कॉर्पोरेशन नहीं था, यानी सहकार्य नहीं था। ये 5 रीजन है फेलियर की। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुए, क्या देखेंगे, इम्पैक्ट म्हणजे परिणाम। या धर्मयुद्धाचे परिणाम काय झाले हे आपण पाहणार आहोत। आता ये काही परिणाम, इसके इम्पैक्ट जो है कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे भी हुए, क्योंकि हर बुरे काम के बाद बुरे काम में भी कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हर बार बुरा ही हो। तो यहाँ पे पहला क्या काम हुआ है, सरंजाम शाहीचा अस्त,
ले क्या हुआ है? सरंजामशाहीचा अस्त, यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का एंड हुआ है। सरंजामशाहीचा अंत यानी फेडरलिज्म का एंड हुआ है। सरंजामशाही मतलब क्या है, या फेडरलिज्म यानी क्या होता है? जो सिस्टम, हमारे महाराष्ट्र में भी फेडरलिज्म है लेकिन अलग टाइप का है, थोड़ा सा अलग टाइप का था, या मेडिवल में कह सकते हैं। म्हणजे हमारे गांव में पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे जो वतनदार थे, उनको गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दिए थे जिसके बेस वो अपने रूल करते थे। वैसे ही सिमिलर सिस्टम कहां पे थी? यूरोप में। ये सिस्टम टोटली कोलैप्स हुई है कब? धर्म युद्ध या क्रूसाइडर्स के बाद। मीन्स सरंजामशाहीचा अस्त झाला, मीन्स फेडरलिज्म का एंड हुआ है। सेकंड क्या इंपैक्ट हुआ है? हर बार की तरह इसमें भी पोप आएगा। पोपरी श्रद्धेची कमतरता। इसके बाद क्या हुआ है? जो पोप के ऊपर लोगों का भरोसा था वो कम होने लगा। पोपरी श्रद्धेची काय झाली? कमतरता, म्हणजे पोपवरचा भरोसा कमी झाला। कारण क्योंकि पोप ने ही बताने की वजह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 9 टाइम उनको हार देखनी पड़ी। इस वजह से पोप के ऊपर जो फेथ था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ये सेकेंड इंपैक्ट या परिणाम कह सकते हैं। थर्ड इंपैक्ट क्या हुआ है? नवीन व्यापारी वर्ग उदयाला। क्या हुआ है? इंपैक्ट थर्ड एक अच्छा इंपैक्ट कह सकते हैं इसे। नवीन व्यापारी वर्ग उदयाला आला, म्हणजे काय? यानी क्या? तो न्यू मर्चेंट का एक क्लास स्टार्ट हुआ है। क्योंकि हमने देखा है क्रूसेडर्स के सपोर्ट में क्या देखा था? इटालियन मर्चेंट, रिच मर्चेंट ने सपोर्ट किया है क्रूसेडर्स को। इस वॉर में उन हार होने की वजह से उनका लॉस हुआ। लॉस होने की वजह से वो पीछे गई और न्यू एक मर्चेंट क्लास यहाँ पे डेवलप हुआ है, जिनका ट्रेनिंग कहां से चल रहा था? अब मेडिवल एशिया के साथ फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट आया था, तो इस वजह से न्यू ट्रेडर्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट हुए मेडिवल एशिया में। मीन्स मध्य आशियामध्ये या व्यापारी वर्गाने आपला व्यापार करण्यास सुरुवात झाली। न्यू क्लास स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इंपैक्ट या परिणाम है न्यू थिंग्स डिस्कवर हुई, नवीन गोष्टींची माहिती। धर्मयुद्ध झाली, किसके बीच में हुई? इस्लाम और क्रिश्चियन रिलीजियस। इस्लाम रिलीजियस कहां पे था स्प्रेड हुआ था? क्या पे? एशिया के सेंटर में, या एशिया के सेंटर में। यूरोपियन कहां पे थे? यूरोप में के बेबी वेस्ट में। अब इनके साथ फर्स्ट टाइम रिलेशन आया, और फर्स्ट टाइम रिलेशन आने की वजह से बहुत सारी इस्लाम रिलीजियस या इस्लाम कंट्रीज में जो डिफरेंट चीजें थे वो यूरोपियन कंट्रीज को पता चली। कौन सी? एक सिंपल बात, इस वॉर की वजह से शुगर, जो हम शक्कर कहते हैं ना, वो पहले यूरोपियन को पता ही नहीं थी। इस क्रूसेडर्स की वजह से शुगर जैसी चीज भी किसे पता चली है? यूरोपियन कंट्रीज को पता चली। म्हणजे साखर, अत्तर, औषधे, ये चीजें मीन्स परफ्यूम, मेडिसिन या कुछ फ्रूट्स या कुछ ट्रीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूरोपियंस को हुई। ये अच्छा एक इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है? नवीन पाचवा परिणाम काय झाला आहे? तर युरोपीय युद्धतंत्रात बदल। युद्धतंत्रात बदल, यूरोपीय युद्धतंत्रात बदल मतलब क्या है? यहाँ पे जो यूरोपियन वॉर टेक्निक है यहाँ पे चेंजेस हुए, क्योंकि उनको अब पता चला इस्लामिक रूलर कैसे लड़ते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या है। वो धीरे धीरे यूरोपियन रूलर सीखना स्टार्ट होते हैं। जैसे ये हमने महाराष्ट्र में देखा है, तो गोरिल्ला टेक्निक यूज किया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने, यानी कि गनिमी कावा।
वैसे ही ये टेक्निक बाद में मुगलों ने भी सीखने की कोशिश की, सीखे या नहीं सीखे ये बात अलग, लेकिन सीखने की कोशिश की। वही ऐसे ही कुछ टेक्निक अपने और के अपोजिशन से यूरोपियन पीपल्स ने सीखी है। यहाँ पे क्या क्या सीखा है, तो फोर्ट बिल्ड करना, मतलब किले बांधने। ये पहली बार यूरोपियंस लोगों को सीखने पड़ा, सिखाई देने का। उसके बाद उसमें उनके टेक्निक में क्या चेंज हुई है, तो जो पुल होते हैं ना रोड के ऊपर बनाए जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय करने के सिस्टम, अब ये यूरोपियंस के दिमाग में आया, क्यों नहीं आया पता नहीं आइडिया, लेकिन ये सिस्टम उन्होंने इस्लाम रूलर्स से सीखी है। बाद में यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज होने लगा है। मीन्स दो बुरी बातें, ये तो पूरी की पूरी कुछ अच्छी बातें हुई है या कुछ बुरी बातें यहाँ पे हुई है। मीन्स इम्पैक्ट कुछ अच्छे हुए हैं और कुछ बुरे हुए। अब ये हुए क्रूसेडर्स हमने सीखा है, उसके बाद उनको सपोर्ट किसने किया ये भी हमने सीखा है 3 पॉइंट से, पोप, रोमन सम्राट एंड रिच मर्चेंट, व्यापारी। उसके बाद फेलियर के रीजंस भी हमने पढ़े 5। अब यहाँ पे इम्पैक्ट के भी 5 पढ़े। अब इसके बाद हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो रिनाइसेस, यूरोपियन कंट्रीज में जो रिनाइसेस स्टार्ट हुआ या युरोपातील प्रबोधन, त्या प्रबोधनामुळे काय बदल झाले, क्या चेंजेस आए हैं, कहां पे, यूरोपियन कंट्रीज में या यूरोपियन लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए हैं, ये हम अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या इम्पैक्ट हुए रिनेसेंस इन यूरोप में स्टार्ट होने की वजह से, फर्स्ट यहाँ पे इम्पैक्ट होता है बुद्धिवाद आणि वैचारिक सरणीवर नवीन संस्कृतीचा पाया घातला, यानी क्या, रैशनलिज्म एंड साइंस बेस्ड न्यू कल्चर स्टार्ट हुई है। कहां पे, यूरोपियन कंट्री में। बुद्धिवाद व विज्ञान, ये इसके बेस क्या स्टार्ट हुआ है, या इसे कहा जाएगा रैशनलिज्म एंड साइंस बेस्ड न्यू कल्चर स्टार्ट हुआ है। बुद्धिवाद और वो विज्ञानाचा मीन्स नेशनलिज्म और साइंस के बेस एक न्यू कल्चर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कहां पे, यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ये, क्योंकि यहां से ही मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। इस चेंजेस, न्यू कल्चर स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ है, आधुनिक युगाची सुरुवात होऊ लागली आहे। मीन्स मॉडर्न एज स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट चेंज हुआ है। सेकंड चेंज क्या हुआ है, वैश्विक रहस्याबद्दल कुतूहल निर्माण झालं होऊ लागलं। काय निर्माण लागलं, वैश्विक रहस्य। विश्वामध्ये खूप सारी रहस्य आहेत, ते असं का, हा प्रश्न पहिल्यांदा प्रबोधनामुळे पडू लागला। इतक्या या अगोदर हा प्रश्न कधीच पडत नव्हता, कारण त्या सर्वांचं वैश्विक रहस्याचं उत्तर एकच असायचं, देव करतो। काय होतं, देव करतो, हे वैश्विक रहस्याचं एकमेव उत्तर होतं। आता यामध्ये बदल झालाय, कधी, प्रबोधन युगामध्ये। मतलब इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट, ह्यूमन का इंटरेस्ट बना है किस चीज में, जो मिस्ट्रीज से, अनटोल्ड मिस्ट्रीज के बारे में अब ह्यूमन ने सोचना स्टार्ट किया। ऐसे क्यों, ये ह्यूमन ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, क्यों हुआ ये, रिनाइसेंस की वजह से। थर्ड क्या चेंज आया है, थर्ड चेंज आया है काव्य, नाटक व साहित्य, मीन्स पोएट्री, ड्रामा एंड लिटरेचर अब लिखना स्टार्ट किया। अभी तक ह्यूमन ने इसके बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। अब रिनाइसेंस की वजह से, प्रबोधन की वजह से ह्यूमन ने क्या स्टार्ट किया है, पोएम लिखना स्टार्ट किया है, ड्रामा लिखना स्टार्ट किया है, लिटरेचर, इपिक, जो पॉसिबल हो वो लिखना कब स्टार्ट किया है, प्रबोधन या रिनाइसेंस के टाइम में स्टार्ट हुआ। ये सबसे एक बड़ा चेंज हुआ है, क्या बदल झालेला है। उसके बाद क्या हुआ है, अब यहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग चालू झाले। काय चालू झाले, वैज्ञानिक प्रयोग म्हणजे काय, आपण काय पाहिलं का, वैश्विक रहस्याबद्दल कुतूहल,
असं का हा प्रश्न पडला ना, मग असं काचं उत्तर देण्यासाठी काय चालू झाले, वैज्ञानिक प्रयोग मीन्स अनटोल्ड स्टोरी मिस्ट्रीज थी, उनको सॉल्व करने का काम भी करना चाहिए। तो साइंस में ऐसे रिसर्च भी होने लगे। ये कब होने लगे, रिनाइसेंस पीरियड में। रिनाइसेंस पीरियड में ये सारे चेंजेस होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी धाड़सी दर्यावर्दी, धाडसी दर्यावर्दींना त्या युरोपातील राजांनी पाठिंबा द्यायला सुरुवात केलाय। क्यों, तो न्यू लैंड डिस्कवर किए। हमने पहले देखा था प्रबोधन में 3 चीजें हुई थी, कौन सी, तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन, न्यू लैंड डिस्कवर्ड एंड लास्ट में था काव्य, नाटक एंड ड्रामा मीन्स पोएट्री, ड्रामा एंड लिटरेचर में चेंजेस हुए थे। ये सब होने लगा है। वैसे ही उस पीरियड में दरिया जो भौगोलिक शोध या न्यू लैंड डिस्कवर होने काम किसके लिए इंपॉर्टेंस किसकी दी, धाड़सी दरियावर्दी मीन्स जो भी शिप चलाते थे उनको सपोर्ट करने का काम यूरोपियन कंट्रीज के एम्पायर ने किया था। अब उसके बाद क्या चेंजेस हुआ है, एक न्यू सिस्टम स्टार्ट हुई है, मानवतावाद, या उसे इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमैनिज्म। मानवतावाद आणि ह्युमॅनिझम। मानवतावाद यानी क्या, इंग्लिश में हम फर्स्ट मराठी में क्लियर करके, पहिल्यांदा मानवाने ईश्वराला, विश्वाचा केंद्र हा देव होता, विश्वाचा केंद्र कोण होता, ईश्वर, तो केंद्रबिंदूतून जाऊन मानव हा केंद्रबिंदूवर आला। आता मानव ईश्वराचा विचार न करता केंद्रबिंदू कोणाचा विचार करायला लागला, मानवाचा मीन्स गॉड जो सेंट्रलाइज था वहां पे ह्यूमन सेंटर बन गया। क्या बन गया, गॉड जो सेंटर में था वहां उसकी जगह किसने ली, ह्यूमन ने ली। ये मानवतावाद सिस्टम स्टार्ट हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, और एक चीज ढूंढ के निकालिए, बंदुकीची दारू। काय बदल झालाय, बंदुकीची दारू यानी गन पाउडर का यूज ढूंढ के निकालने का काम ह्यूमन ने यहां पे किया है। किसका, गन पाउडर। उसके बाद एक पॉइंट क्या चेंजेस आई है, तो प्रिंटिंग प्रेस, छपाई तंत्र मीन्स प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया है। किसने ढूंढ कर निकाला है प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग। कोणी शोधून काढले प्रिंटिंग तंत्र, तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने, कुठे, जर्मनी मध्ये। कहां पे ढूंढ के निकाला है, जर्मनी में। उन्होंने 1450 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस मेन सिटी में जर्मनी में स्टैब्लिश किया है। उसके बाद 1491 में 51 में वो इटली में उन्होंने शिफ्ट की है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है 9 नंबर का, आधुनिक विद्यापीठ निर्माण झाली। काय निर्माण झाली, आधुनिक विद्यापीठ निर्माण मीन्स न्यू यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है। क्या स्टार्ट हुई है, न्यू यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है। यहां पे क्या पढ़ने लगे हैं, बुद्धिवाद, साइंस पढ़ाने का काम यहां पे न्यू यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ है। उसके सिवा और क्या पढ़ाया जाने लगा, हिस्ट्री पढ़ाई जाने लगी, आर्किटेक्चर पढ़ाया जाने लगा, नीति शास्त्र, पॉलिटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट, ड्रामा, पोयम, ये जो पहले कभी पढ़ाए नहीं जाते थे वो पढ़ाना स्टार्ट किए। ये न्यू 9 टाइप के चेंजेस कहां पे हुए, यूरोपियन कंट्रीज में जो प्रबोधन हुआ है, रिनाइसेंस हुआ है, उसके बीच में। अब यहां पे एक शॉर्ट में हमें एक बात पढ़नी है, सिर्फ 2 लाइन में। क्या है, 2 ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंस रोल किया है। फर्स्ट है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने क्या काम किया है, इन्होंने एक बात डिक्लेयर की थी उस पीरियड में, तो इसी वजह से इनको लोगों का गुस्सा भी सहन करना पड़ा था। 1543 में मीन्स 1543 में इन्होंने एक बात डिक्लेयर की थी। क्या, जो हमारी ग्रहमाला आहे, ग्रहमालेचा केंद्रबिंदू पृथ्वी नसून सूर्य आहे, हे पहिल्यांदा इन्हें डिक्लेअर केलं। कोणी डिक्लेअर केलंय, निकोलस कोपर्निकसने। पृथ्वी हा केंद्रबिंदू नाही ग्रहमालेचा, कोण है, सूर्य है। इंग्लिश में क्या गए, जो हमारी प्लेनेटरी है उसका मेन सेंटर क्या है, हमारी अर्थ नहीं, सन है। और सेकंड है गैलीलियो।
अब गैलीलियो ने क्या काम किया है, इसके बाद का एक छोटा सा काम किया गैलीलियो। क्या काम किया है, उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था, लेकिन जो पहले टेलीस्कोप थे मीन्स दूरबीन होते हैं, उसमें चेंजेस के एक मॉडर्न टेलीस्कोप डिस्कवर किया उन्होंने, और उस टेलीस्कोप का यूज करके उन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी, सूर्याच्या वरती काळे डाग आहेत। ही छोटी सी गोष्ट के लिए मीन्स हमारा जो सन के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है, उसकी वजह से ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी। इस वजह से त्यांना आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगाचे जनक म्हणतात। इस मॉडर्न साइंस के फादर कहा जाता है गैलीलियो को। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे और भी बता देना चाहता हूं। गैलीलियो ने यह बात कब कही है, तो ईयर है 1609 में। कब कही है, 1609। अब देखो 1609, ये इतने बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उनसे भी पहले एक नाम याद रखना, वराहमिहिर। ये इंडियन स्कॉलर है। कौन है, इंडियन स्कॉलर है। उनके पास कोई भी क्या है, टेलिस्कोप नहीं है, दूरबीन कोणत्याही प्रकारची नाही। आणि यांनी इन्होंने 1609 में डिक्लेअर किया, और इन्होंने बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी म्हणजे इसवी सनाच्या अगोदर 6व्या शतकात गुप्त कालखंडामध्ये यांनी गोष्ट सांगितली होती। त्यांचा ग्रंथ आहे बृहत्संहिता, त्या सांगितलं होता सूर्यावर कलंक पिटिका आहे, यानी क्या, सूरज के ऊपर ब्लैक स्पॉट है विदाउट टेलीस्कोप, हमारे स्कॉलर ने। लेकिन हम हमारे स्कॉलर को हमेशा कम ही पाते हैं, और यूरोपियन स्कॉलर को होशियार ज्यादा मानते। देखो विदाउट टेलीस्कोप बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बृहत्संहिता में सूरज के ऊपर ब्लैक स्पॉट है। यहाँ तक हमने आज यूरोपातील प्रबोधन जेनाइसिस यूरोप पढ़ा है, जिसमें हमने धर्म युद्ध, सपोर्ट, फेलियर मीन्स अपयश, परिणाम, और ये 9 चेंजेस हुए, इनके बारे में पढ़ा है। अब ये बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। थैंक यू।